हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइन्थ क्लास इंग्लिश मोमेंट्स के टर्म 2 में जो चैप्टर्स आने वाले हैं, जैसे कि द बेगर, ए हाउस इज नॉट ए होम, वेदिंग द स्टॉर्म इन इरिसामा, द लास्ट स्लीप। इस वीडियो में इन चारों चैप्टर्स को एक साथ पढ़ने वाले हैं। एग्जाम से पहले अगर इस वीडियो को 2-3 बार देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरिसामा। सबसे पहले जानते हैं टाइटल के बारे में। टाइटल में लिखा हुआ है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है सामना करना। स्टॉर्म का मतलब है तूफान, जो एक साइक्लोन के रूप में यहाँ आया था। इरिसामा एक जगह है जो कि अपने भारत में साउथ इंडिया में है, उड़ीसा में। तो पहले जान लेते हैं इस कहानी के बारे में। सबसे पहले इस कहानी में ये बताया गया है अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में एक बहुत ही भयानक तूफान आया था, जिसने हजारों लोगों को मार दिया और कई हजारों लोगों के जो गांव और घर जो थे वो पूरी तरह से तबाह हो गए। इस चैप्टर में हम कहानी पढ़ेंगे प्रशांत नाम के एक युवा लड़के की, जो अपने दोस्त के पास गया था और 2 दिन तक उसको मकान की छत पे ही रहना पड़ा। और जब वो वापस लौटा तो क्या अपने परिवार से मिल पाया या नहीं मिल पाया, उसके परिवार के सभी लोग सुरक्षित रहे या क्या हुआ, वो इस कहानी में जानते हैं। ये कहानी हमें सबक सिखाती है कि किस तरह से मुश्किल परिस्थितियों में भी हम अपना साहस बनाए रख सकते हैं और मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। यह बात है लगभग 27 अक्टूबर 1999 की। प्रशांत जो है उसकी माँ को मरे हुए 7 साल हो चुके थे और उसने सोचा कि इरिसामा में एक जगह है जो उड़ीसा के पास में है। वो लगभग 18 किलोमीटर है उसके गांव से और वहां उसका एक दोस्त रहता है। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दोस्त से मिलके आता हूँ, और वो अपने दोस्त से मिलने चला गया। शाम के समय में मौसम बड़ा ही खतरनाक हो गया। बड़े बड़े खतरनाक बादल दिखाई देने लगे और खतरनाक तेज हवाएं चलने लगी। पेड़ इतनी ज्यादा तेजी से हिलने लगे कि किसी को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। प्रशांत और उसके दोस्त और उसके परिवार ने इस तरह का मौसम कभी भी नहीं देखा था। कुछ समय बाद में भारी बारिश आने लगी और भारी बारिश जो थी उसने रुकने का नाम नहीं लिया। पुराने जो पेड़ थे वो भी यहाँ वहां से टूट गए और जहां देखो वहां पानी पानी था। इधर उधर लोग बह रहे थे, सब बचाओ बचाओ कर रहे थे और सब अपनी अपनी जान को बचाने के चक्कर में यहाँ वहां भाग रहे थे। चारों तरफ तबाही मची हुई थी। समुद्र की लहरें जो है वो बहुत ज्यादा उफन रही थी। यहाँ वहां जहां देखो पानी ही पानी था। घर के घर तहस नहस हो रहे थे और यहाँ वहां जहां देखो जानवर और मनुष्य पागलों की तरह भाग रहे थे। जो हवा जो चल रही थी वो लगभग 350 किलोमीटर की स्पीड से बहुत तेजी से चल रही थी। प्रशांत और उसके दोस्त व उसका परिवार भी बहुत भयंकर आतंकित हो गए। उन्होंने सोचा ये तूफान तो लगता है आज किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इस तूफान ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई और लगभग 36 घंटे तक बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया और यहाँ वहां जहां देखो पानी ही पानी भर गया था। पानी इतना ज्यादा ऊपर आ गया था कि प्रशांत और उसके दोस्त के परिवार को मकान की छत के ऊपर सुरक्षा लेनी पड़ी और वो उस छत पे काफी समय तक बैठे रहे। ऊपर से बारिश आ रही थी, वो भीग रहे थे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन बारिश के कारण आंसू भी बहते जा रहे थे। यहाँ वहां जहां देखो बहुत भयानक तबाही मची हुई थी। लोग इधर उधर पागलों की तरह भाग रहे थे। चारों तरफ पानी पानी था। जानवर भी जोर जोर से चीख रहे चिल्ला रहे थे। सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां दौड़ रहे थे, लेकिन किसी को कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। यहाँ वहां जितने भी नए पुराने मकान थे लगभग सारे ढह चुके थे। बहुत ही कम ऐसे मकान थे जो बचे थे, क्योंकि छोटी मोटी झोपड़ियां और ये जो थी उनका तो कोई पता भी नहीं चला कि वो लोग कहाँ गए। प्रशांत और उसके दोस्त के परिवार को 2 दिन मकान की छत पे ही बिताने पड़े
वो सोचते रहे, इंतजार करते रहे कब ये बारिश रुकेगी, कब ये बारिश रुकेगी। और अंततः 2 दिनों के बाद में ये बारिश रुकी और उन्होंने सोचा कि अब तो हमें कुछ शांति या सुकून मिलेगा। और इस झोपड़ी के ऊपर एक नारियल का पेड़ भी गिर चुका था। उन्होंने सोचा ये भी हमारा दुर्भाग्य लेके आया है, ये झोपड़ी को गिरा के रहेगा। परंतु वास्तव में ये दुर्भाग्य नहीं, ये उनका सौभाग्य था, क्योंकि इसी नारियल के पेड़ से नारियल खा के उन्होंने 2 दिन अपना काम चलाया, क्योंकि उन्हें जितने भी खाने के सामान थे वो सारे यहाँ वहां तहस नहस हो चुके थे। जैसे ही मौसम शांत हुआ तो प्रशांत बहुत अधिक चिंतित हो रहा था। वो अपने परिवार के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसका परिवार यहाँ से बहुत दूर था। वो सोच रहा था कि मेरे परिवार के सभी लोग कैसे होंगे, मुझे जल्दी से जल्दी उनके पास पहुंचना चाहिए और उनकी कुशलता के बारे में जानना चाहिए। प्रशांत ने ये निर्णय ले लिया कि अब वो यहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो जाएगा। प्रशांत के दोस्त और उसके परिवार ने बहुत मना किया, परंतु प्रशांत ने कहा अब मुझे जाना ही होगा, मुझे मेरे घर वालों को भी संभालना होगा, पता नहीं वो लोग किस हालत में होंगे। तो प्रशांत ने एक मोटी सी लकड़ी अपने साथ में ले ली और उसके सहारे से इस भरे हुए पानी के बीच में धीरे धीरे वो चलने लगा। यहाँ वहां जहाँ देखो पानी ही पानी था। बीच रास्ते में कई गड्ढे भी बने हुए थे और कई कई जगह पे प्रशांत को तैर के भी जाना पड़ा। किसी तरीके से उसने इस पानी को पार किया और उसके लिए सौभाग्य की ये बात रही कि रास्ते में उसको अपने 2 अंकल मिल गए जो भी अपने गांव की तरफ जा रहे थे। तो कम से कम अब एक की बजाय वो 3 व्यक्ति हो चुके थे और एक दूसरे की सहायता से वो वहां जा सकते थे। जैसे जैसे पानी कम होता गया, सीन और भी भयानक होता गया। रास्ते में उन्हें मरे हुए लोगों की लाशें और मरे हुए जानवरों की लाशों से गुजरना पड़ा। वो सोच नहीं पाए कि क्या करें, परंतु उन्हें आगे तो बढ़ना ही था। और वो मन ही मन प्रशांत रो रहा था कि पता नहीं मेरे घर वालों के साथ में क्या हुआ होगा। लेकिन धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो अपने गांव की तरफ पहुंच गया। जब प्रशांत अपने गांव पहुंचा तो उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि गांव में ऐसी भयानक तबाही मची हुई थी जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। जितने भी मकान थे वो सारे यहाँ वहां तहस नहस हो चुके थे और उसका जो अपना घर था वो भी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। और यहाँ वहां जो कुछ वस्तुएं थी वो इधर उधर पेड़ों पे टंगी हुई मिली। अब वो चिंता करने लगा कि मेरे परिवार के लोग कहाँ गए होंगे। लेकिन प्रशांत ने उसी समय रेड क्रॉस शेल्टर के बारे में सुना, जिसमें लोग जो है इस त्रासदी के समय शरण लिए हुए थे। तो उसने सोचा कि मुझे वहां जाना चाहिए और मेरे परिवार के बारे में वहां जानकारी लेनी चाहिए। प्रशांत कुछ देर बाद में रेड क्रॉस शेल्टर पहुंचा और वो वहां जाके पागलों की तरह यहाँ वहां अपने परिवार के लोगों को ढूंढने लगा। अब उसे बिल्कुल भी धैर्य नहीं था, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी अपने परिवार के लोगों से मिलना चाहता था। वो ये जानना चाहता था कि उसके परिवार के लोग सकुशल है या नहीं। वह पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगा ताकि अपने परिवार के लोगों से मिल सके। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब भीड़ के बीच में उसने अपनी दादी माँ को देखा और वो दादी माँ के पास में गया और उनसे गले मिला। और उसके बाद में वो बहुत ही अधिक खुश हुआ जब दादी माँ ने बताया कि सारे लोग सकुशल हैं। फिर प्रशांत ने उस भीड़ में अपने माता पिता, अंकल आंट और भाई बहनों को देखा और प्रशांत बहुत खुश हुआ। कम से कम मेरे परिवार के लोग जीवित हैं, अब मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रशांत ने रेड क्रॉस शेल्टर हाउस का दौरा किया और उसने देखा जितने भी लोग हैं वो पूरी तरह से निराशा में घिरे हुए थे, क्योंकि इस तरह की तबाही जो मची थी उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के सदस्य खो दिए थे और इन सब लोगों के घर जो है वो तबाह हो चुके थे। और इन शेल्टर हाउस में लगभग 2500 लोग हैं जो अपनी जान के लिए लड़ रहे थे। और आज चौथा दिन था और ये जो लोग हैं केवल हरे हरे नारियल के सहारे ही रुके हुए थे। इतनी भीड़ भाड़ थी, इन सबको खाना मिलना भी
बहुत मुश्किल था। प्रशांत जो कि एक 19 साल का लड़का था, उसने इस मुश्किल परिस्थिति में इन सब का लीडर बनने का निर्णय लिया। उसने क्या किया, गांव के युवा लड़कों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि जाओ गांव का जो व्यापारी है उससे जाकर कहो गांव के सारे लोग दुख तकलीफ में हैं, तुम थोड़ा अनाज उनके लिए दे दो। वो सब लोग वहां गए, उन्होंने व्यापारी को समझाया। व्यापारी एक अच्छा व्यक्ति था, उसने थोड़े चावल दे दिए और इसके बाद में सब लोग यहाँ आए और उन्होंने चावल को पकाने की व्यवस्था की। एक दल ने क्या किया, आसपास में गए और लकड़ियां, छोटी छोटी लकड़ियां चुन ली और उनके द्वारा आग जलाई गई और चावल पकाया गया और उसके बाद में सब लोगों को खाना खिलाया गया। आज पहली बार सब लोगों ने शांतिपूर्वक कुछ न कुछ खाया था। उसके बाद में प्रशांत ने एक ऐसी टीम बनाई जो चारों तरफ जितनी भी गंदगी थी उसे साफ करेगी, ताकि ये सारे लोग जो है आने वाले समय में बीमारियों से ग्रसित ना हो। 5वें दिन जब प्रशांत और बाकी सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे, तब उन्होंने देखा मिलिट्री का हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजर रहा है, जो यहाँ वहां लोगों को सहायता दे रहा था। वो आवश्यकता की वस्तुएं और उसके साथ साथ में भोजन के पैकेट बांट रहे थे। लेकिन यहाँ लोगों ने बहुत उनसे आग्रह किया, लेकिन हेलीकॉप्टर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। शायद वो लोग इनको देख नहीं पाए। तो प्रशांत ने क्या किया, कुछ लड़के जो थे उनको सूखी मिट्टी में लेटा दिया और उनके पेट पर बड़े बड़े बर्तन रख दिए, ताकि हेलीकॉप्टर वाली टीम दोबारा जब आए तो उनका इस पे ध्यान जाए और वो इन्हें भी भोजन दे दे। और अगली बार ऐसा ही हुआ, जब हेलीकॉप्टर की टीम ऊपर से गुजर रही थी तो उन्होंने सोए हुए लड़कों को और उनके पेट पे बर्तन को देख लिया, तो वो समझ गए ये लोग भूखे हैं और उन्होंने बहुत सारे खाने के पार्सल और आवश्यक वस्तुएं भी वहां पे उनको दे दी। इस प्रकार से प्रशांत की तरकीब काम कर गई। और अन्य जो वस्तुएं थी जिसमें कपड़े थे और कंबल वगैरह जो थे, वो भी एक एक करके प्रशांत ने इन सब लोगों को बांट दिए, ताकि इस मुश्किल परिस्थिति में वो सब लोग अपना गुजारा चला सकें। प्रशांत ने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अनाथ हो गए हैं और बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जिनके बच्चे इस त्रासदी में इस दुनिया से जा चुके हैं। वो सोचने लगा कि इनके लिए भी मुझे अवश्य ही कुछ न कुछ करना चाहिए। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे प्रशांत को पता लग गया कि छोटे बच्चे और महिलाएं जो हैं वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी हैं, क्योंकि वो अपने परिवार के सदस्यों को खो चुके हैं। उसने सोचा कि क्यों न इन सब लोगों को किसी न किसी काम में लगा दिया जाए। जितनी भी महिलाएं थी उन सबको एक एनजीओ में काम करने के लिए भेज दिया, ताकि एनजीओ में वो लोग काम कर सकें और उनका मन भी लगा रहे, साथ में उनको भोजन भी वहां से मिलता रहे। और उसने सोचा कि बच्चों के लिए भी मुझे कुछ खेल वगैरह आयोजित करने चाहिए, ताकि बच्चों का मन भी बहलता रहे। छोटे बच्चे जो थे क्रिकेट खेलना पसंद करते थे, इसलिए उसने उन छोटे बच्चों के लिए क्रिकेट खेलने की व्यवस्था कर दी। तभी सरकार की तरफ से एक योजना चली जिसमें विधवाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई और अनाथ जो बच्चे थे उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई। परंतु प्रशांत को ये बात जची नहीं। उसने सोचा क्यों न विधवाओं को और अनाथ बच्चों को एक साथ मिला दिया जाए, ताकि अनाथ बच्चों को विधवा माओं का सहारा मिल सके और विधवा माओं को उनके बच्चों के स्थान पे दूसरे बच्चे मिल सके। तो उसने इसी प्रकार से किया, उन दोनों को मिला दिया ताकि वो भी हंसी खुशी से अपना समय बिता सके। इस प्रकार से विधवा माओं को अपने बच्चे मिल गए और अनाथ बच्चों को माता पिता मिल गए। आज इस घटना को 6 महीने बीत चुके हैं। वो त्रासदी का जो समय है वो काफी पीछे छूट चुका है, लेकिन इस गांव में अभी भी प्रशांत रूपी एक ज्योति जल रही है। जब कभी भी उनके गांव में किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, वो सारे लोग प्रशांत की तरफ देखते हैं, क्योंकि प्रशांत ही वो व्यक्ति है जिसने अंधकार के समय में, परेशानियों के समय में उन्हें रास्ता दिखाया था और उन्हें उन मुश्किलों से निकाला था। तो दोस्तों, कभी भी ऐसी परिस्थिति आने पर हमें साहस नहीं छोड़ना चाहिए।
हर एक समस्या में समाधान छिपा होता है, हमें उस समाधान के लिए कार्य करना चाहिए। द लास्ट लीफ जो लिखी गई है ओ हेनरी के द्वारा। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इसी कहानी पे 2013 में एक फिल्म आई थी लुटेरा, जिसमें रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा ने रोल बहुत शानदार अदा किया था। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की चैप्टर और कहानी की। इसके कैरेक्टर्स की बात करें, इसके कैरेक्टर्स में पहले हैं दो लड़कियां, एक का नाम है सू और एक का नाम है जोन्सी। एक कैरेक्टर इसमें और है जिसका नाम है बर्मन, जो एक बूढ़ा पेंटर है। दोस्तों, ये दो लड़कियों की कहानी है जिनका नाम सू और जोन्सी है, जो ग्रीनविच विलेज में रहती है। दोनों आर्टिस्ट हैं। जोन्सी जो है वो नवंबर के महीने में बीमार हो जाती है, उसे निमोनिया हो जाता है। वो अपने बेड पे लेटी रहती है और हमेशा बाहर खिड़की की तरफ देखती रहती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर बार बार उसको दवाइयाँ देता है, लेकिन वो लड़की ठीक नहीं होती है। अब डॉक्टर जो है सू से बात करता है जोन्सी के बारे में। डॉक्टर सू को कहता है कि जोन्सी को कोई ना कोई बात ऐसी है जो उसको परेशान कर रही है, उसको चिंता दे रही है। वो दवाइयाँ ले रही है, लेकिन दवाइयों का कोई भी असर उस पर नहीं आ रहा है। तो हमें जानना होगा कि वो कौन सी बात है जो चिंता है, जो उसे परेशान कर रही है। अब धीरे धीरे सू उसके ध्यान को बांटने का प्रयास करती है। वो उसे बातों में लगाती है, वो पेंटिंग बोर्ड लेके आती है, पेंटिंग करती है, विशल बजाती है, लेकिन फिर भी जोन्सी जो बाहर खिड़की की तरफ ध्यान दे रही है। सू पेंटिंग कर रही है, विशल बजा रही है और भी सब बातें कर रही है ताकि उसका ध्यान बीमारी से हटा सके। लेकिन अचानक वो देखती है कि जो ये लड़की है जोन्सी, वो बाहर देख रही है और अजीब प्रकार से गिनती गिन रही थी। वो बोल रही थी 12, 11, 10, 9, 8, 7, इस तरह से वो उल्टी गिनती गिने जा रही थी। जोन्सी इस चीज को देख के बहुत ही विचलित होती है। जोन्सी जो है उसका ध्यान बिल्कुल बाहर की तरफ है। पता नहीं वो ऐसे क्या चीज थी जिसको वो बार बार सोचे जा रही है और बाहर ही बाहर देखे जा रही है। सू उसको कहती है बार बार, ऐसा क्या है बाहर जो तुम बार बार देखे जा रही हो। तो जोन्सी उसे बताती है कि कुछ दिनों पहले इस बेल पे 100 से ज़्यादा पत्ते थे, लेकिन अभी देखो, अभी केवल 4-5 पत्ते ही बचे हैं। और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि जब इस बेल पे जो आखिरी पत्ता है वो गिर जाएगा, उसी दिन मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, यानी मैं मर जाऊंगी। सू दोबारा प्रयास करती है अपने दोस्त को दिमाग सही करने की, उसको उन बातों से हटाने की। वो कहती है नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम नहीं मर सकती, तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। अगर तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा, हमारे सब दोस्तों का क्या होगा। तुम इस खिड़की की तरफ बाहर मत देखो, तुम बार बार ऐसा करना छोड़ दो। लेकिन सू जो है वो जोन्सी के माइंडसेट को बदल नहीं पाती है। वो बार बार उससे कहती है कि तुम बाहर मत देखो, अपने आप पे विश्वास करो, इस पत्ती का तुम्हारे जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर तुमने अपने आप पे विश्वास किया तो तुम जिंदा रह पाओगी। और मैं इस खिड़की को बंद नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक पेंटिंग बनानी है ताकि हम कुछ पैसा ला सकें, और मैं एक पेंटिंग करने के बाद में मैं इस पैसे से तुम्हारा इलाज करवा सकूं। मुझे एक बर्मन जो बूढ़ा व्यक्ति है, पेंटर है, उसका मॉडल मुझे बनाना है। सू जो है बर्मन के साथ में इस बात का डिस्कशन करती है। सू बर्मन से कहती है कि आप आइए और उसे देखिए कि जोन्सी को क्या हुआ है, पता नहीं क्या है, वो किस प्रकार की बीमारी है, दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है। वो केवल बाहर खिड़की की तरफ देखती रहती है, बाहर जो पत्ते हैं उनकी तरफ वो देखती रहती है। बर्मन वहाँ जाता है, वो उसको देखता है जोन्सी को, और वापस अपने घर लौट जाता है। उसी समय एक लाइफ चेंजिंग स्टॉर्म यानी तूफान आता है, भयंकर तूफान आता है और बहुत भयंकर तबाही मचाता है। और उस दिन जोन्सी जो है वो सोचती है कि इस तबाही में यहाँ सारे वहाँ पत्ते वो सब वो नष्ट हो चुके होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पे एक पत्ता अभी भी बचता है। इससे उस लड़की के दिमाग में पॉजिटिविटी आती है, और वो क्या करती है, जो पॉजिटिविटी आती है उस पॉजिटिविटी के बाद में वो जीने की जो उम्मीद है उसको वो बरकरार रखती है। वो देखती है कि जब ये पत्ता हरा है, इतने शानदार तूफान के बाद में भी अगर इस पत्ते ने अपने आप को बचा लिया है तो मैं भी जी सकती हूँ। धीरे धीरे जोन्सी के जीवन में
पॉजिटिविटी आने के बाद में, सकारात्मक आने के बाद में, जब वो जीना शुरू करती है, जब उसकी हालत ठीक होती है, तो डॉक्टर जो है वो उसे बताता है कि बर्मन जो है, बर्मन को निमोनिया हो गया है और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, लगता नहीं है कि वो बच पाएंगे। अगली सुबह सू जो है वो जोन्सी से कहती है बर्मन जो है वो निमोनिया से मर चुका है और उसको 2 दिन पहले ही निमोनिया हुआ था। अपनी बिल्डिंग का जो वॉचमैन है, जेनिटर जो है, उसने बर्मन को ठंड में कांपते हुए पाया था। उसके कपड़े गीले हो चुके थे, उसके पास एक सीडी थी और उसके पास कुछ कलर और ब्रशेज वगैरह भी पाए गए थे। और इन सब का प्रयोग उसने किसी न किसी काम के लिए अवश्य ही किया था। अब उसकी आत्मा स्वर्ग की तरफ चली गई है। क्या तुम्हें कुछ आइडिया है कि ये सब का क्या मतलब है? रियल मास्टरपीस, इन सब का मतलब ये है, तुम जोन्सी जरा एक बार बाहर देखो। बाहर आपको जो एक पत्ती दिखाई दे रही है, आपको आश्चर्य नहीं हो रहा कि इतना तूफान आने के बाद में भी वो पत्ती क्यों नहीं गिरी? क्योंकि ये जो है ये बर्मन का मास्टरपीस है। उस तूफानी रात में बर्मन ने क्या किया था, उस तूफानी रात के आने के बाद में भी उस वहां जाके इस पत्ती को पेंट किया था, जो बिल्कुल असली पत्ती जैसी लग रही है। इसलिए बर्मन ने ही हमारा जीवन बचाया है, बर्मन ने ही मेरी दोस्त को उसका जीवन वापस लौटाया है। ए हाउस इज नॉट ए होम, इस कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताया गया है हमारे जीवन में हाउस और होम में क्या अंतर होता है। मेरा जो हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर था वो बहुत ही ऑकवर्ड यानी अजीब हो रहा था। जूनियर हाई स्कूल को छोड़ने के बाद में, जहाँ की हम लोगों ने सीनियरिटी का पूरा पूरा आनंद उठाया था, एक नई स्कूल में फ्रेशमैन की तरह स्टार्ट करना मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था। हालांकि मेरी जो नई स्कूल थी वो पुरानी स्कूल से काफी बड़ी थी और एक बहुत ही दुखदायक बात मेरे साथ में ये हुई कि मेरे साथी जितने भी फ्रेंड्स थे वो सारे अलग अलग स्कूल में चले गए। इसलिए मैं इस स्कूल में बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था। मुझे मेरे पुराने टीचर्स की बहुत याद आती थी। मैं उनके पास अक्सर जाया करता था और उनसे बातें किया करता था। तब वो लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा एनकरेज किया करते थे कि अपने आप को स्कूल की एक्टिविटीज़ में बिजी कर लो। इससे धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारी नई स्कूल है वो अच्छी लगने लगेगी और थोड़े समय बाद में आप उस स्कूल के कारण से हमें भी भूल जाओगे। तो आप हमसे ये प्रॉमिस करो, जब ऐसा हो तो आप हमसे मिलने के लिए अवश्य आओगे। मैं समझ रहा था कि शायद मेरे टीचर जो हैं इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुझे किसी प्रकार की टेंशन ना हो, चिंता ना हो और मुझे वो कंफर्ट करना चाहते थे। एक संडे आफ्टरनून को जब मैं अपने घर पे बैठा था और अपने घर पे बैठा-बैठा अपना होमवर्क कर रहा था, ये एक कोल्ड और विंडी डे था। हम लोगों ने अपने घर के अंदर फायर प्लेस में फायर जला रखी थी और मेरी जो रेड टेबी कैट है वो मेरे पेपर्स के पास में बैठ रही थी और बहुत जोर से पर यानी अपनी आवाज जो है वो निकाल रही थी और बार बार वो मेरे पेन को मुझसे छीन रही थी। वो मुझसे कभी भी दूर नहीं रही क्योंकि जब वो एक किटन थी तो उसे बचाया था, इसलिए मैं ही उसको एक नया जीवन देने के लिए जिम्मेदार था। मेरी मदर जो है वो बार बार इस फायर प्लेस में आग को बढ़ा रही थी, लकड़ियां और अन्य चीजें उसमें डाल रही थी। तभी अचानक मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने देखा कि मुझे सीलिंग की तरफ धुआं उठता हुआ दिखाई दिया और थोड़ी ही देर में पूरा कमरा जो है वो धुएं से भर गया। यहाँ वहां हाथ मारते हुए हम लोग फ्रंट डोर के सहायता से बाहर पहुंचे और हम लोग कुछ भी समझ पाते इससे पहले हमारा घर जो है वो पूरी तरह से आग की लपटों में घिर चुका था। आग बहुत तेजी से बढ़ रही थी। मैं अपने पड़ोसियों के पास में गया और वहां से फायर डिपार्टमेंट को मैंने फोन किया। तब तक मैंने देखा कि मेरी मदर जो है वो घर के अंदर चली गई थी। मेरी मदर जो है थोड़ी देर बाद में घर से बाहर आई और उनके पास में एक छोटा सा बॉक्स था जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। उन्होंने इस केस को बाहर रखा
और पागलपन की स्थिति में वो वापस दौड़ी। मैं जानता था कि मेरी मदर वहां क्यों गई है। मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी कुछ यादें जो कि पिक्चर्स और लेटर्स के रूप में थी, उन्हें मेरी मदर नहीं खोना चाहती थी और इसी कारण से मेरी मदर जो है उस जलते हुए घर के अंदर फिर से चली गई। मैंने मेरी मदर को रोकने का प्रयास किया परंतु वो कहाँ मानने वाली थी। जैसे ही मैंने अंदर जाने का प्रयास किया तो एक भारी से हाथ ने मुझे रोक लिया। ये एक फायरमैन था और कुछ समय बाद में मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे फायर ट्रक्स और बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे आसपास आ चुके थे और मैं चीखते हुए कह रहा था, मुझे छोड़ो, मुझे अंदर जाना है, मेरी मदर अंदर है। लेकिन फायर फाइटर्स जो है उसने कहा, तुम समझते नहीं हो, तुम्हें इस समय लॉजिकली बिहेव करना चाहिए, तुम तर्क के साथ में बिहेव नहीं कर रहे हो। अगर उस समय मुझे छोड़ दिया जाता तो मैं वास्तव में अपने घर के अंदर चला जाता। उस फायर फाइटर ने मुझे एक ब्लैंकेट में कवर किया और मुझे अपनी कार में बैठा दिया। जल्द ही एक व्यक्ति मेरे घर के अंदर से मेरी मदर को कंबल में लपेट के बाहर लेके आ गया। मैं मेरी मदर से मिलके बहुत ज्यादा रोया और एक पल के लिए सोचने लगा कि आज अगर मैं मेरी मदर को खो देता तो मेरे साथ में क्या होता। फायर फाइटर ने कहा, चिंता मत करो, ये बिल्कुल ठीक है, इन्होंने थोड़ी सी स्मोक को इनहेल कर लिया है और थोड़े समय बाद में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब हम लोगों के पास में अपने जलते हुए घर को देखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। कुछ समय बाद में मैंने देखा कि मेरी जो कैट है वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तभी अचानक बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में आई कि भगवान ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। पहले मेरी पुरानी स्कूल छूट गई, मेरे टीचर छूट गए और मेरे घर में आग लग गई। अब मेरी कैट है वो भी मेरे साथ नहीं है। मैं रोने लगा। मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल समय था। फायरमैन ने उस रात को हमें घर के अंदर जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि घर के अंदर जाना खतरनाक होगा, इसलिए हम लोग अपना सामान कार में डाल के मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे चले गए और एक दिन के लिए हमें वहीं पे रुकना पड़ा। अगले दिन मंडे को मेरा स्कूल था और मुझे स्कूल जाना था। जब हमारे घर में आग लगी थी तो मैंने जो ड्रेस पहन रखी थी वही ड्रेस मेरे पास स्कूल जाने के लिए बची थी, लेकिन मेरे पास शूज नहीं थे। मैंने होमवर्क करते हुए उन्हें फेंक दिया था, इसलिए मुझे मेरी आंट से टेनिस शूज बोरो करने पड़े और अब मैं उन्हीं के साथ में स्कूल जा रहा था। मैं आज स्कूल नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरी मदर ने इसके लिए मना कर दिया और कहा कि तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। मेरा बैकपैक जो है वो भी मेरे पास में नहीं था और परिस्थितियां मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली थी। इस नई स्कूल में मैं इस तरह की अटेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना चाह रहा था। सब लोग मुझे देख के बड़ा ही अजीब प्रकार का व्यवहार कर रहे थे। दुनिया में मेरे पास जितनी भी सुरक्षा थी, मेरी पुरानी स्कूल, मेरे दोस्त, मेरा घर और मेरी कैट, वो सब कुछ मुझसे छिन चुकी थी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। स्कूल समय खत्म होने के बाद में हम हमारे घर के पास में गए और हमने देखा कि वहां पे लगभग पूरी तरह से सब कुछ तबाह हो चुका था और जो कुछ सामान बचा था वो फायर फाइटर्स ने जो वाटर और केमिकल काम में लिया था उससे तबाह हो चुका था। इसलिए मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा था और मुझे अपनी कैट के लिए भी बहुत अधिक दुख हो रहा था। लेकिन यह दुख मनाने का समय नहीं था। मैं और मेरी मदर फटाफट घर से बाहर आए। अब हमें रहने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी और हमें कुछ कपड़े भी खरीदने होंगे। हमें ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ पैसा लेना पड़ा क्योंकि हमारे क्रेडिट कार्ड्स और आइडेंटिटी कार्ड्स जो थे वो आग में जल चुके थे और उनके बिना हम लोग पैसा नहीं निकाल सकते थे। धीरे धीरे हमारा घर जो एक कचरे के ढेर में बदल चुका था वो वहां से साफ किया जा रहा था और मैं अक्सर वहां जाया करता था मेरे घर को साफ होते हुए देखने के लिए। मेरी कैट को मैं अक्सर ढूंढा करता था, लेकिन वो जो कैट है वो मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दी। मेरी कैट हमेशा मेरे पास रहा करती थी और सुबह जब मैं उठता था तो मेरे पीछे पीछे वो आया करती थी। मैं उसे बहुत अधिक मिस कर रहा था। जैसा कि कहते हैं ऐसी जो न्यूज है वो बहुत जल्दी फैल जाती है, तो मेरे स्कूल में भी लगभग सभी को ये पता लग चुका था
और अब मैं जब स्कूल में गया तो मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था, जैसे ये सारी घटना का जिम्मेदार मैं ही हूँ। कितना अजीब तरीका है किसी नई स्कूल में आपके द्वारा अपनी पहचान बनाने का। इस तरह की अटेंशन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अगले दिन मेरे साथी जो हैं वो मुझसे बड़ा ही अजीब सा व्यवहार कर रहे थे। मैं अपनी जिम क्लास के लिए तैयार हो रहा था और स्टूडेंट्स मेरे आसपास में आ रहे थे और मुझे जल्दी करने के लिए कह रहे थे। मुझे ये बड़ा ही अजीब लगा, लेकिन पिछले दिनों में जो घटनाएं मेरे साथ में घटी उसके बाद कुछ भी अजीब मुझे नहीं फील हो रहा था। उन्होंने मुझे जिम की तरफ धकेलने का प्रयास किया और जब मैं वहां पे जिम में गया तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। मैंने देखा कि जिम के अंदर एक बड़ी सी टेबल थी और उस टेबल पे मेरे लिए बहुत सारा सामान था, जिसमें स्कूल की सप्लाईज, नोटबुक्स, क्लोथ्स, जींस, टॉप, स्वेट सूट्स और बहुत सारी चीजें थी। ये मेरे लिए क्रिसमस की तरह था। मैं अपने दोस्तों की इन भावनाओं से बहुत अधिक खुश हो गया था। जिन लोगों ने मुझसे कभी भी बात नहीं की वो मेरे पास में आ रहे थे, अपने आप को मुझसे इंट्रोड्यूस करवा रहे थे और अपने घर आने का इनविटेशन वो मुझे दे रहे थे। वो बहुत ही अच्छे लोग थे। मुझे कुछ राहत की सांस मिली, क्योंकि अब जीवन में मेरे पहली बार कुछ अच्छा हो रहा था और उस दिन मैंने कुछ लड़कों को अपना दोस्त बना लिया। 1 महीने के बाद में मैं अपने दोस्तों के साथ में मेरे मकान को रीबिल्ड होते हुए देखने के लिए गया और इस बार बिल्कुल अलग परिस्थिति थी, क्योंकि मेरे साथ में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे। मेरे घर में लगी हुई आग के कारण ही मैं समझ पाया कि इनसिक्योरिटी की फीलिंग क्या होती है और जब आसपास में आपके लोग होते हैं तो उनकी कंपनी की फीलिंग क्या होती है। अब मैं अपने घर को रीबिल्ड होते हुए देख रहा था और इसी प्रकार से मेरा जो जीवन है वो भी रीबिल्ड हो रहा था। जब हम वहां बैठे थे और अपने नए बेडरूम के लिए प्लानिंग कर रहे थे, तभी किसी ने मेरे पीछे से आवाज दी और कहा, क्या ये आपकी है? और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर सका। एक महिला वहां खड़ी थी और उनके हाथ में मेरी कैट थी। मैं खुशी से उछल पड़ा और मैंने तुरंत उस महिला के हाथ से अपनी कैट को ले लिया और मेरी कैट जो है वो भी बहुत अधिक खुश हो गई और वो आवाजें करने लगी। मेरे दोस्त मुझे हग कर रहे थे, मेरी कैट को हग कर रहे थे और हम लोग खुशी से उछल रहे थे। शायद उस आग के कारण मेरी कैट जो है वो बहुत ज्यादा डर गई होगी और वो बहुत दूर भाग के चली गई। उसकी कॉलर पे हमारे फोन नंबर थे, लेकिन हो सकता है हमारे फोन डिस्ट्रॉय होने के कारण हमसे इस लेडी का कनेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन इस लेडी को इस बात का पता लगा कि ये कैट जो है अपने मालिक को बहुत ज्यादा मिस करती है, इसलिए इन्होंने हमें ढूंढने का बहुत अधिक प्रयास किया और अंततः उन्होंने हमें ढूंढ ही लिया। मैं मेरे दोस्तों के साथ में बैठा था और मेरी कैट भी मेरे पास थी और मैं बहुत अधिक खुश था, क्योंकि अब मेरे जीवन में एक एक करके खुशियां वापस आ रही थी और अब मुझे किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं थी। जिस तरह मेरी कैट वापस लौट आई थी, इसी प्रकार से मैं भी अपने जीवन में खुशियों के साथ वापस लौट आया। द बेगर, ये कहानी है एक भिखारी की जो काम नहीं करना चाहता और केवल भीख मांगता है, परंतु किसी प्रकार से उसके जीवन में कुछ नए लोगों का आगमन होता है और उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। तो देखते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से वो भिखारी पूरी तरह बदल जाता है और कौन उसके जीवन में बदलाव लेके आता है। एडवोकेट सरगई जो है वो रास्ते से जा रहे थे, तभी एक भिखारी जो है वो उनसे अनुरोध करता है कि सर कृपया मेरी तरफ थोड़ी ध्यान दीजिए, मुझ पे थोड़ी दया कीजिए, मैं भूखा आदमी हूँ, मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। पिछले 8 सालों से मैं एक स्कूल में टीचर था और मेरे साथ में किसी ने कोई षड्यंत्र कर लिया और मैं दुर्भाग्यवश बदनाम हो गया और उसके बाद मेरे पास कोई भी काम नहीं रहा। एडवोकेट सरगई जो है वो इस
भिखारी की तरफ देख रहे हैं जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं और ये बिल्कुल नशे की हालत में दिख रहा था। और जब वो उसकी तरफ देख रहे थे तो उन्हें लगा कि इस व्यक्ति को उन्होंने पहले भी कहीं देखा है। ये व्यक्ति एडवोकेट सरगई से कहता है कि कलुगा जो प्रांत है वहाँ पे मुझे एक काम का प्रस्ताव भी आया था, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास वहाँ जाने के लिए पैसा भी नहीं है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप मेरी सहायता कीजिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं आपसे सहायता मांग रहा हूँ, पर मेरी परिस्थितियाँ ही खराब है, मैं क्या करूँ। सरगई जो है वो उस व्यक्ति के जूतों की तरफ देखते हैं और ऊपर से नीचे उस व्यक्ति को बार बार देखते हैं। अचानक उन्हें कुछ याद आता है। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने आपको एक दिन पहले सदोविया स्ट्रीट के पास देखा था, लेकिन तब तो आपने मुझे ये बताया था कि आप एक विद्यार्थी थे जो अपने स्कूल से निकाल दिए गए थे, लेकिन आज तो आप मुझे बता रहे हैं कि आप एक स्कूल टीचर थे। तब वो भिखारी कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो एक स्कूल टीचर ही था, मैं तो कोई विद्यार्थी नहीं था। अगर आप चाहें तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स या कागज आपको दिखा सकता हूँ। वो जो भिखारी है इस बात से थोड़ा हक्का बक्का रह गया था। एडवोकेट ने कहा, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, कभी तुम अपने आप को स्टूडेंट बोलते हो, कभी तुम अपने आप को टीचर बोलते हो, जरूर दाल में कुछ न कुछ काला है। एडवोकेट सरगई ने उससे कहा, ये तो तुम मुझसे धोखाधड़ी कर रहे हो और इसके कारण से मैं तुम्हें पुलिस में पकड़वा सकता हूँ, तुम मेरे साथ में गलत चालबाजी कर रहे हो। तब उस व्यक्ति ने कहा, माफ़ कीजिए श्रीमान, मैं झूठ बोल रहा था, न ही तो मैं कोई स्टूडेंट था और न ही मैं कोई टीचर था। वास्तव में ये सारी मेरी झूठी कहानियाँ थी और मैं एक रशियन कोयर ग्रुप में, जहाँ सब लोग मिलके एक साथ गीत गाते हैं, वहाँ पे गाना गाया करता था, लेकिन मुझे शराब पीने की आदत थी, इस कारण से मुझे वहाँ से निकाल दिया गया और उसके बाद में मुझे कोई काम नहीं मिला। अगर मैं लोगों को मेरे बारे में सच बताता तो मुझे कोई भी काम देने को तैयार नहीं था। अब ऐसी परिस्थिति में आप ही बताइए कि मैं क्या करता। तो एडवोकेट सरगई ने कहा, तुम कुछ भी काम कर सकते हो। तो उस भिखारी ने कहा, मैं काम तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे काम मिलता ही नहीं है, आप बताइए मैं क्या काम करूँ और मैं कहाँ काम ढूंढने के लिए जाऊँ। तो एडवोकेट सरगई ने कहा, क्या तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काट सकते हो। भिखारी ने कहा, हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ये काम करने में, लेकिन आजकल आपने देखा होगा अच्छे अच्छे जो लकड़हारे हैं उनके पास भी खाने को पैसा नहीं है, उनको भी पर्याप्त काम नहीं मिलता है। तो एडवोकेट ने कहा कि तुम एक काम करो, मेरे घर चलो और मेरे घर पे मेरे लिए लकड़ियाँ काट देना। अब ये जो भिखारी है वो उसकी बातों में फंस चुका था, तो उसने कहा, ठीक है सर, मैं आपके साथ चलता हूँ। सरगई अपने घर पे पहुंचे और घर पहुंचते ही उन्होंने अपनी कुक को किचन से आवाज़ देके बुलाया। उन्होंने कहा, ओल्गा देखो, ये जो जेंटलमैन है हमारे यहाँ पे लकड़ी काटने के लिए आए हैं, तो हमारे जो लकड़ी का वुड शेड है वहाँ इनको ले जाइए और वहाँ ये लकड़ी काटेंगे। ओल्गा जो है उस व्यक्ति को ढंग से देखती है। वो व्यक्ति जो है किसी कंकाल की तरह दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था इस व्यक्ति में तो काम करने के लिए बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। ओल्गा ने सोचा, ये व्यक्ति कहाँ से लकड़ी काटेगा, और लगता है ये वकील साहब की बातों में फंस गया होगा, इसलिए इसने काम करने की हाँ कर ली होगी, लेकिन इसके शरीर को देख के तो ये लग नहीं रहा कि ये कुछ काम भी कर सकता है। सरगई अब अपने डाइनिंग रूम में चले गए। वहाँ की खिड़की से वो बाहर देखने लगे। यहाँ से उन्हें वुड शेड दिखाई दे रहा है और वहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो आसानी से देख रहे हैं। सरगई ने देखा कि जो कुक है और जो बेगर है वो आगे जा रहे हैं और उन्होंने वहाँ पे कुछ चीज़ों को एक तरफ कर दिया। ओल्गा जो है वो उस भिखारी की तरफ देख रही है और वो सोच रही है कि ये कैसा व्यक्ति है, ये कुछ काम कर पाएगा या नहीं। कुछ समय बाद में उसने देखा कि
कि ये जो व्यक्ति है वो साइड में बैठ गया और अपने ख्यालों में खो गया। उस महिला ने उसकी तरफ एक कुल्हाड़ी फेंक दी और उससे डांटते हुए कहा, चलो इन लकड़ियों को काटो। लेकिन ये जो भिखारी है, जिसका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, उसने किसी तरह से इस कुल्हाड़ी को उठाया और लकड़ी पे प्रहार किया। अरे ये क्या, लकड़ी तो उछल के उसके पास ही गिर गई। ऐसा लगा जैसे ये लकड़ी उसे चोट पहुंचा देगी। तब ओल्गा ने कहा, सावधानी से काटो। लेकिन उसे समझ में आ चुका था कि ये व्यक्ति जो है लकड़ियां नहीं काट पाएगा। अब वो जो वकील है वो अपने आप में पछता रहे थे कि किस कारण से उन्होंने एक शराबी व्यक्ति को काम करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें इस व्यक्ति को काम करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। और उसके बाद में वकील साहब जो हैं वो अपने काम में लग गए। 1 घंटे बाद में ओल्गा आई और ओल्गा ने एडवोकेट सरगई से कहा कि लकड़ियां काटी जा चुकी हैं। तो एडवोकेट ने कहा कि ठीक है, इस व्यक्ति को कुछ पैसा दे दो और उसे कह दो कि अगर वो दोबारा काम करना चाहे तो हर महीने की 1 तारीख को यहाँ आ जाए और कुछ काम हम उसे दे देंगे और उसे थोड़ा पैसा मिल जाएगा। इसके बाद में हर महीने की पहली तारीख को ये जो आलसी और बिना घर वाला व्यक्ति है वो वहाँ आ जाता और थोड़ा थोड़ा पैसा वहाँ से लेके चला जाता। और जब भी वो व्यक्ति वहाँ आता, कुछ न कुछ काम उसके लिए ढूंढ लिया जाता। कभी वो बर्फ़ को यहाँ से वहाँ कर देता, कभी वुड शेड में लकड़ियाँ काट देता, कभी वो धूल मिट्टी को साफ कर लेता, कभी वो थोड़ा बहुत और कोई काम कर लेता। इस प्रकार से उसे थोड़े थोड़े पैसे दिए जाते रहे और एक बार तो उसे पुरानी ट्राउजर भी जो है वो भी दे दी गई थी। जब एडवोकेट सरगई जो है वो दूसरे घर जा रहे थे, तब उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति को अपने यहाँ सामान को पैक करवाने के लिए और सामान को दूसरी जगह ले जाने के लिए सहायता के लिए बुला लिया था। इस बार ये जो बिना घर वाला व्यक्ति है बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। वह किसी प्रकार की हरकत नहीं कर रहा था। उसने किसी फर्नीचर को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया था। वह सामान के पीछे पीछे चल रहा था और वह कोई किसी काम को करने का बहाना भी नहीं कर रहा था। और बाकी जो लोग काम करने वाले थे वो उसे देख के ही उस पे ताने कस रहे थे। वो कह रहे थे, ये कैसा व्यक्ति है जो कोई भी काम नहीं करता है। सारा काम हो जाने के बाद में एडवोकेट सरगई ने उस भिखारी से कहा कि तुमने मेरे लिए बहुत काम किया है, अब मुझे लगता है तुम्हें काम करने में कोई परेशानी नहीं है। और एडवोकेट ने उसे कुछ पैसा दे दिया और उसने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। उस भिखारी ने अपना नाम बताया, मेरा नाम लश्कोफ है। तो एडवोकेट सरगई ने कहा, अच्छा लश्कोफ, क्या तुम कोई दूसरा अच्छा काम करना चाहते हो? क्या तुम लिख सकते हो? तो उस लश्कोफ ने कहा, जो कि भिखारी है, कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक पत्र दे रहा हूँ, ये कल तुम मेरे दोस्त को दे देना। वहाँ पे तुम्हें कुछ लिखने का काम मिल जाएगा और वहाँ पे कड़ी मेहनत करना, शराब नहीं पीना और ध्यान रखना अपने काम को सही तरीके से करना। चलो मेरी तरफ से आपको अलविदा। ऐसा कहने के साथ में ही एडवोकेट सरगई ने सोचा कि मैंने एक गलत राह पे चलने वाले व्यक्ति को सही रास्ता दिखा दिया। और सरगई ने उस लश्कोफ की पीठ को थपथपाते हुए उसे विदा कर दिया। उसके बाद में लश्कोफ उस घर में कभी भी नहीं दिखाई दिया। इसी प्रकार से 2 साल बीत गए। एक शाम को सरगई जो हैं वो मूवी थिएटर के बाहर टिकट विंडो की लाइन में खड़े थे। तभी उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो उन्हें जाना पहचाना सा लग रहा था। वो जो व्यक्ति है वो भी टिकट ले रहा था। एडवोकेट सरगई ने कहा, लश्कोफ, क्या यहाँ तुम हो? अरे तुम कैसे हो? आजकल तुम क्या कर रहे हो? तो लश्कोफ ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। आजकल मैं एक नोटरी बन चुका हूँ और मुझे हर महीने 35 रूबल्स मिलते हैं। एडवोकेट सरगई ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ लश्कोफ। देखो, तुम मेरे लिए एक भगवान के पुत्र के समान हो।
क्योंकि मैं तुम्हें गलत रास्ते से सही रास्ते पे लेके आया हूँ। क्या तुम्हें याद है कि मैंने किस तरह से तुम्हें डांटा फटकारा था जब तुम मेरे सामने झूठ बोल रहे थे? मैंने वास्तव में तुम्हें बहुत ज़्यादा डांट फटकार दिया था। अगर और कोई व्यक्ति होता तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता, लेकिन तुमने मेरी बातों को सही तरीके से लिया और तुम एक अच्छे इंसान बन गए। अब लश्कोफ जो है वो कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं आपके पास नहीं आता तो आज मैं अपने आप को झूठा टीचर या झूठा स्टूडेंट ही कहता रहता। वास्तव में मैं आपकी शरण में आके उस बुराई से बच निकला, वरना मैं अभी भी वैसा ही रहता। अब एडवोकेट सरगेई जो कह रहे हैं कि मैं भी आपको इस हालत में देखकर बहुत खुश हूँ। लश्कोफ कहता है कि आपने जितने भी शब्द मुझे कहे और जितने भी काम मेरे लिए किए, उन सब का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपका और आपके साथ ही साथ आपकी जो कुक ओल्गा है उसका भी बहुत बड़ा आभारी हूँ। भगवान उस महिला को सारी खुशियाँ दे। आपने ज़रूर मुझसे निर्दयता से बात की थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ उस महिला का जिसने पूरी तरीके से मेरा जीवन बदल दिया। अब एडवोकेट सरगेई जो है वो बहुत ही आशंकित हो गए कि ये जो लश्कोफ है ये मेरी कुक ओल्गा का नाम क्यों ले रहा है। तो लश्कोफ ने उन्हें बताया कि अगर आपको याद है कि मैं आपके घर पे आया था और मुझे लकड़ी काटने का काम आपने दिया था, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने वो काम नहीं किया था। मेरे बजाय उस महिला ने मेरे लिए वो काम किया था और वो मेरे लिए बहुत रोया करती थी और मुझे कहती थी कि तुम बहुत दुर्भाग्यशाली हो, इस दुनिया में तुम्हारा कोई भी नहीं है, तुम्हारा क्या होगा, तुम इतनी शराब पीते हो, तुम नरक में जाओगे, तुम हमेशा इसी तरह से दुखी रहोगे। वो बेचारी महिला मेरे लिए बहुत अधिक परेशान होया करती थी और मेरे लिए सारा काम कर दिया करती थी और धीरे धीरे उनकी बातों को सुन के मेरे अंदर बदलाव आया और ये बदलाव आते आते मैं एक अच्छा इंसान बन गया। क्या आपको पता है सर, आपने जितने भी काम मुझे दिए थे उनमें से कोई भी काम मैंने नहीं किया था, वो सारे काम ओल्गा ने ही मेरे लिए किए थे और उन्हीं के कारण से मेरे अंदर इतना बड़ा बदलाव आया है। वास्तव में मैं उनका जितना आभार प्रकट करूं उतना ही कम होगा, लेकिन ये भी सही है कि आपके कारण ही मैं उनसे मिला था, इसलिए आपका भी बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से एक बुरा इंसान जो है उसके जीवन में एक अच्छे इंसान ने कितना अधिक बदलाव कर दिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।